नमस्कार। सोशल मीडिया पर आजकल एक बहस छिड़ी हुई है और मुझे यकीन है कि आपने भी कहीं ना कहीं इसे जरूर देखा होगा हाँ, ये हर जगह है। कि राजनीति में आने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। और ये बहस तब और तेज हो जाती है जब कोई कलाकार, कोई गायक या अभिनेता राजनीति में आता है। बिल्कुल, अचानक से उनकी हर बात पर सवाल उठने लगते हैं। हर चीज पर। आज हम इसी मुद्दे पर जरा गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास इसका विश्लेषण करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। हाँ, ये एक पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट है। और ये इस मुद्दे पर एक बहुत मजबूत और साफ स्टैंड लेती है। ये स्क्रिप्ट जिसे राजनीतिक पाखंड कहती है, उस पर मतलब सीधा हमला करती है। बिल्कुल। तो आज हमारा काम है इस स्क्रिप्ट के तर्कों को परत दर परत खोलना, ये समझना कि ये चयनात्मक ट्रोलिंग या सिलेक्टिव ट्रोलिंग का जो आरोप लगा रही है, उसका आधार क्या है। और ये भी कि लोकतंत्र में एक नेता के लिए असल में मापदंड होते क्या हैं। तो इस स्क्रिप्ट की शुरुआत ही होती है हाल के कुछ उदाहरणों से। हाँ, मैथिली ठाकुर और कंगला रनौत। बिल्कुल। कहा गया है कि जैसे ही ये दोनों बीजेपी में शामिल हुई, सोशल मीडिया पर एक झुंड उन पर टूट पड़ा। ये कहते हुए कि इन्हें तो राजनीति का पी भी नहीं पता। और लेखक कहता है कि ये देखकर उसे गुस्सा आता है। हाँ, और इस गुस्से पर ध्यान देना जरूरी है। वो लिखते हैं, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है। ये शब्द साफ कर देते हैं कि ये कोई न्यूट्रल विश्लेषण नहीं है। नहीं, ये एक भावनात्मक और बहुत मजबूत तर्क है जो एक पक्ष ले रहा है। स्रोत का मकसद सिर्फ इन कलाकारों का बचाव करना नहीं है, उसका असली मकसद उस चीज को उजागर करना है जिसे वो चयनात्मक हमला यानी सिलेक्टिव अटैक कहता है। मतलब उसका मानना है कि ये आलोचना ज्ञान या योग्यता के बारे में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, ये राजनीति से प्रेरित है। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि अपना पक्ष रखने के लिए स्रोत किसी राजनीतिक बयान से नहीं बल्कि सीधे भारत के संविधान से शुरुआत करता है। हाँ, और ये एक बहुत मजबूत दांव है। वो सीधा सवाल पूछता है, क्या हमारे संविधान में कहीं भी लिखा है कि नेता बनने के लिए आपके पास पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी होनी चाहिए? और जवाब, जैसा कि हम जानते हैं, नहीं है। नहीं है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि संविधान 3 बहुत ही बुनियादी शर्तें रखता है। पहली क्या है? पहला, उम्मीदवार की उम्र कम से कम 25 साल हो। दूसरा, वो भारत का नागरिक हो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, उसे जनता का विश्वास हासिल हो। बस कोई डिग्री नहीं, कोई अकादमिक शर्त नहीं। तो मतलब संविधान के हिसाब से तो मामला एकदम साफ है। अगर जनता आपको चुनती है तो आप नेता बनने के योग्य हैं। हाँ। फिर ये बहस हो क्यों रही है? क्या लोग संविधान से ऊपर है? यही तो स्रोत का अगला और सबसे बड़ा पॉइंट है। अच्छा। वो कहता है कि ये बहस संविधान या योग्यता को लेकर है ही नहीं, ये बहस पाखंड को लेकर है। हाइपोक्रेसी। बिल्कुल। और अपने इस आरोप को साबित करने के लिए वो एक लंबी लिस्ट सामने रखता है जिसे वो कहता है आईना दिखाना। मतलब कि जो लोग आज कलाकारों पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सही बात। और ये लिस्ट काफी लंबी है। वो कांग्रेस पार्टी से शुरू करता है और एक के बाद एक नाम गिनाता है। हाँ, जैसे क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो सांसद बने, अभिनेत्री जया बच्चन, जो सालों से राज्यसभा सांसद हैं, गोविंदा और राज बब्बर, दोनों ही बड़े अभिनेता थे जो सांसद बने। फिर उर्मिला मातोंडकर और नगमा, जो कांग्रेस से जुड़ी। रुकिए, इसके एक और दिलचस्प नाम है। किसका? गायक सिद्धू मूसेवाला। वो सिर्फ एक गायक नहीं थे, उनके गानों में पंजाब के जमीनी मुद्दे, राजनीति, युवाओं की आवाज, हाँ, वो साफ झलकती थी। तो स्रोत यहाँ ये भी इशारा कर रहा है कि कलाकार का मतलब हमेशा राजनीति से पूरी तरह कटा हुआ व्यक्ति नहीं होता। सही बात है। कला और समाज अक्सर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और जब ये लोग राजनीति में आए तो क्या इन्हें लेकर ऐसी ही बहस हुई थी? स्रोत का सवाल यही है। और वो आगे बढ़कर पश्चिम बंगाल का उदाहरण देता है, जहां अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां सांसद बनी, और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की। ये लिस्ट तो यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत हमें दक्षिण भारत की राजनीति की याद दिलाता है, जहां सिनेमा और राजनीति का रिश्ता तो बहुत गहरा और पुराना है। बहुत पुराना। एमजीआर और जयललिता जैसे नाम हैं। वो सिर्फ सांसद या मंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बने और दशकों तक अपने राज्यों की राजनीति पर राज किया। वो पहले सुपरस्टार थे, फिर राजनेता बने। हाँ। तो स्रोत इन सब नामों की लिस्ट देकर साबित क्या करना चाहता है? वो इन नामों का इस्तेमाल अपने मुख्य सबूत के तौर पर कर रहा है। उसका तर्क ये नहीं है कि ये लोग अच्छे नेता थे या बुरे। अच्छा। उसका सिर्फ एक सवाल है, जब इन लोगों ने राजनीति में कदम रखा तो योग्यता पर इतनी तीखी और व्यक्तिगत बहस क्यों नहीं हुई? क्यों किसी ने ये नहीं कहा कि एक क्रिकेटर को अर्थव्यवस्था क्या पता,
या एक एक्टर विदेश नीति कैसे समझेगा? तो स्रोत का सीधा आरोप है कि आज मैथिली ठाकुर या कंगना रनौत की आलोचना इसलिए नहीं हो रही कि वो कलाकार हैं, बिल्कुल। बल्कि इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने एक खास पार्टी बीजेपी को चुना है। तो स्रोत के हिसाब से एक नया नियम बन गया है। क्या? अगर कोई बीजेपी से है तो उसकी योग्यता पर सवाल उठाओ, और अगर किसी दूसरी पार्टी से है तो उसे पॉपुलर फेस कहकर स्वीकार कर लो। हाँ, और इसी को वो सेलेक्टिव इंटेलेक्ट या चुनिंदा बुद्धिजीवी कहता है। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये शब्द और ये आरोप स्रोत के हैं, हमारे नहीं। बिल्कुल। स्रोत एक पैटर्न दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि ये जो आलोचना है ये योग्यता के पर्दे के पीछे एक राजनीतिक लड़ाई है। चलिए 1 मिनट के लिए इस पाखंड वाले तर्क को साइड में रखते हैं। एक असली सवाल तो फिर भी बचता है। क्या एक कलाकार सच में राजनीति की बारीकियां समझ सकता है? बजट कैसे बनता है, कानून कैसे पास होता है, ये सब तो बहुत तकनीकी चीजें हैं। और स्रोत इस सवाल का भी जवाब देता है। अच्छा। उसका तर्क है कि राजनीति कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को जन्म से आती है, ये सीखी जाती है, अनुभव से आती है। वो कुछ बहुत सीधे सवाल पूछता है। जो लोग आज कहते हैं कि अभिनेता क्या जाने राजनीति, उनसे पूछो, क्या कोई भी नेता जो आज राजनीति में है वो पहले दिन से बजट बनाना जानता था? शायद नहीं। क्या उन्हें विदेश नीति की सारी बारीकियां पता थी? क्या उन्हें संविधान लाइन दर लाइन याद था? इसका जवाब तो शायद नहीं ही होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही व्यावहारिक बात है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कॉर्पोरेट जगत में सीईओ बने या राजनीति में मंत्री, वो काम करते करते सीखता है। और वो अकेला नहीं होता। यही तो स्रोत याद दिलाता है कि एक नेता की मदद के लिए एक पूरा सिस्टम होता है। सलाहकारों की टीम। हाँ, आईएएस अफसरों की एक पूरी फौज होती है जो नीतियां बनाते हैं, डेटा देते हैं और विकल्पों के फायदे नुकसान बताते हैं। तो नेता का काम क्या है? नेता का काम होता है एक विजन देना, सही गलत का फैसला लेना और सबसे जरूरी जनता की नब्ज को समझना। और शायद यहीं पर कलाकारों का हुनर काम आता है, लोगों से जुड़ने की क्षमता। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। स्रोत ये बात सीधे सीधे नहीं कहता, लेकिन इशारा यही है। एक कलाकार की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? संवाद करने की कला, कम्युनिकेशन स्किल्स और लोगों से भावनात्मक स्तर पर जुड़ने की क्षमता। और अगर आप सोचें तो ये दोनों ही चीजें राजनीति में बहुत मूल्यवान है। बहुत ज्यादा। एक नेता को अपनी बात जनता तक पहुंचानी होती है, उनका भरोसा जीतना होता है। स्रोत के अनुसार असली शिक्षक तो जनता ही होती है। और जो जनता से जुड़ सकता है वो राजनीति भी सीख सकता है। तो अगर हम स्रोत के सारे तर्कों को एक साथ जोड़कर देखें तो वो लोकतंत्र की एक बहुत ही जमीनी, एक ग्रासरूट्स परिभाषा दे रहा है। हाँ, वो कह रहा है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ अंग्रेजी बोलना या विदेशों से डिग्री लेकर आना नहीं है। तो क्या है मतलब? उसका तर्क है कि लोकतंत्र का असली मतलब है समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व। एक किसान का बेटा नेता बन सकता एक है, मजदूर की बेटी नेत्री बन सकती है, और हाँ, एक गायक, एक कलाकार, एक अभिनेता भी नेता बन सकता है अगर जनता उन्हें ये मौका देना चाहे। तो ये अधिकार किसी खास पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। और जब कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो स्रोत से क्या कहता है? क्या कहते हैं? लोकतंत्र का अपमान। अच्छा। ये बात हमें वापस उसी मूल बहस पर ले आती है। स्रोत इस पूरी लड़ाई को योग्यता की लड़ाई के तौर पर नहीं देखता। तो फिर ये क्या है? वो इसे लोकतांत्रिक इच्छा बनाम बौद्धिक द्वारपाल की लड़ाई के रूप में देखता है। बौद्धिक द्वारपाल। यस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कुछ लोग हैं जो खुद को समाज का बुद्धिजीवी या इंटेलेक्चुअल मानते हैं और उन्होंने एक तरह से राजनीति के दरवाजे पर पहरा लगा दिया है। हाँ, वो ये तय करना चाहते हैं कि कौन राजनीति में आने के लायक है और कौन नहीं। स्रोत का कहना है कि लोकतंत्र में ये हक, ये फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जनता का है और किसी का नहीं। और अगर जनता किसी कलाकार को अपना प्रतिनिधि चुनना चाहती है तो किसी और को ये कहने का हक नहीं है कि वो योग्य नहीं है। तो अंत में ये स्क्रिप्ट अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है। हाँ, इसका अंतिम संदेश सीधे सीधे उन ट्रोल्स के लिए एक चेतावनी है। हाँ, वो कहती है कि अगली बार किसी कलाकार की योग्यता पर उंगली उठाने से पहले अपनी पार्टी के इतिहास का आईना देख लेना। और स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा निष्कर्ष, उसका सार बहुत सीधा और साफ है। क्या है? राजनीति का पी किसी पीएचडी की डिग्री से नहीं आता। राजनीति का पी पीपल यानी जनता से आता है। और जिसके पास लोग हैं, अपनी आवाज है और कुछ करने की हिम्मत है, उसे राजनीति से बाहर रखना लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ है। ये स्रोत कथित पाखंड के खिलाफ एक बहुत मजबूत और साफ कहूं तो एक तरफा तर्क पेश करता है। हाँ, ये बहुत प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखता है। लेकिन अगर हम इस पूरी बहस से एक कदम पीछे हटें
और सिर्फ इस स्रोत के नजरिए से बाहर निकलकर सोचें तो ये हर वोटर के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा करता है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब हम वोट देने जाते हैं तो हम एक राजनीतिक प्रतिनिधि में असल में कौन से गुण ढूंढ रहे हैं? हमारी प्राथमिकता क्या है? हाँ, क्या हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो बहुत पढ़ा लिखा हो, जिसे अर्थव्यवस्था, कानून और विदेश नीति की गहरी तकनीकी समझ हो, जिसे हम टेक्नोक्रेट कह सकते हैं? या हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो हमारी तरह हो, हमारी ही जमीन से निकला हो, जो हमारी समस्याएं समझता हो, भले ही उसके पास कोई बड़ी डिग्री ना हो? मतलब एक सच्चा प्रतिनिधि। बिल्कुल। या फिर कोई तीसरा विकल्प भी है। वो क्या है? एक करिश्माई नेता जो हमें प्रेरित कर सके, हमें एक उम्मीद जगा सके और हमें एक बड़े लक्ष्य के लिए एकजुट कर सके। ये तीनों ही गुण जरूरी लग सकते हैं। बिल्कुल। स्रोत का तर्क है कि जन समर्थन ही अंतिम योग्यता है, जो लोकतंत्र का आधार है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल खड़ा होता है। क्या सिर्फ लोकप्रिय होना एक अच्छा प्रशासक, एक अच्छा शासक होने की गारंटी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, क्योंकि इतिहास हमें दोनों तरह के उदाहरण देता है। दुनिया में कई बेहद लोकप्रिय नेता हुए हैं जो देश चलाने में बुरी तरह सफल रहे, और कई ऐसे भी नेता हुए हैं जो बहुत लोकप्रिय नहीं थे लेकिन बहुत काबिल प्रशासक साबित हुए।